देखिए, इसके पहले हम लोग क्या क्या टॉपिक पढ़ चुके हैं एक बार देख लेते हैं ना, क्योंकि बहुत दिन बाद क्लास आज आप लोग कर भी रहे हैं इसका। तो चैप्टर नंबर 1 हम लोग पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडीज का, जिसका नाम क्या है, प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। इसका परिचय हम लोग पढ़ चुके हैं है ना। इसके बाद इसका अर्थ और परिभाषा भी देख चुके हैं। आपके बुक में यहाँ सामने से एक माइंड मैप दिया हुआ है, ये याद करने के लिए आसान होगा। जब आप पूरा पढ़ लेंगे तो एक बार देखेंगे तो तुरंत याद हो जाएगा, ठीक है। साथ में फिर क्या है, परिभाषाएं दिया हुआ था, और इस परिभाषा में अलग अलग चीजें था, प्रबंध की अवधारणा था, ठीक है। इसमें हम लोग देखे थे कि प्रभावी और कुशल प्रदर्शन वाला बात, कि प्रभावशीलता का क्या मतलब होता है और कुशलता का क्या मतलब होता है। और ये इंपॉर्टेंट भी है, इससे एमसीक्यू में पूछता है। प्रभावशीलता का क्या मतलब था कि समान संसाधन अधिक लाभ, है ना, कम संसाधन समान लाभ। और प्रभावशीलता का मतलब था कार्य का समय पर पूरा होना और अंतिम परिणाम की उपलब्धि से संबंधित, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे दोनों का डिफरेंस दिया हुआ था। इसके बाद हम लोग यहाँ से प्रबंध की विशेषताएं देखे थे, कैरेक्टरिस्टिक्स। और आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो है हमारा प्रबंध की प्रकृति। नहीं, ये भी पढ़ चुके ना। प्रबंध की प्रकृति भी देख चुके थे, प्रबंध कला के रूप में, विज्ञान के रूप में, और क्या था, एक पेशा के रूप में, है ना। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो है आपका प्रबंध के उद्देश्य, ठीक है। देखिए, इसमें क्या लिखता है, उद्देश्य अंतिम परिणाम होते हैं, ठीक है। उद्देश्य जो है वो कैसा परिणाम है, अंतिम परिणाम। मतलब कोई भी काम अगर हम कर रहे हैं तो हमारा कुछ उद्देश्य होता है ना, कि ये करेंगे तो ये चीजें मिलेगा मुझे, ठीक है। इसलिए यहाँ लिखा हुआ है क्या, कि उद्देश्य जो है वो क्या है, अंतिम परिणाम है, ठीक है, जिसके लिए एक संस्था की गतिविधियों को निर्देशित किया जाता है। जो भी संस्था काम कर रही होती है उसी उद्देश्य को ध्यान में रख के काम करती है, ठीक है। अगर मान लो आप लोग अभी यहाँ पढ़ने आ रहे हैं, आपका टारगेट है कि हमको एग्जाम में अपना टॉप आना है ना, तो आप उसी के अकॉर्डिंग तो काम करते हैं कि पर डे हमको क्लास आना है, पर डे घर में जाके कितना टाइम पढ़ना है, ठीक है। जो चीजें पढ़े उसको रिवीजन करना है कि हम भूल ना जाए, समय समय पे टेस्ट देना है। तो ऐसा करके हम क्या करते हैं, अलग अलग गतिविधि करते थे, किसको ध्यान में रख के, उद्देश्य को ध्यान में रख के। तो वही बात यहाँ लिखा हुआ है कि उद्देश्य हमारा क्या है, अंतिम परिणाम होते हैं, जिसके लिए एक संस्था की गतिविधियों को निर्देशित किया जाता है और जिन मानकों के प्रति वास्तविक प्रगति का आकलन किया जाता है, ठीक है। एक उपक्रम के सफल अस्तित्व और विकास के लिए सभी उद्देश्यों को प्रबंध द्वारा हासिल किया जाता है, ठीक है। प्रबंध के विशिष्ट उद्देश्य एक संस्था से दूसरे संस्था में भिन्न हो सकते हैं, ठीक है। अलग अलग उद्देश्य, मतलब एक संस्था में कुछ उद्देश्य हो सकता है, दूसरे संस्था में कुछ हो सकता है, जरूरी तो नहीं है कि सबका उद्देश्य सेम हो, ठीक है। लेकिन प्रबंध के सामान्य उद्देश्य प्रत्येक संस्था के लिए समान रहते हैं। प्रबंध के उद्देश्यों को व्यापक रूप में निम्नानुसार विभाजित किया जा सकता है। पहला है संगठनात्मक उद्देश्य, ठीक है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक। प्रबंधक को ग्राहकों, कर्मचारियों, शेयरधारकों, सरकार आदि के हित को ध्यान में रखते हुए सभी क्षेत्रों में संगठनात्मक उद्देश्यों को स्थापित करना और हासिल करना होता है। किनको ध्यान में रख के, ग्राहकों को, कर्मचारियों को, शेयर होल्डर से मतलब शेयर धारकों को, सरकार को आदि के हितों को ध्यान में रखते हुए सभी क्षेत्रों में संगठनात्मक उद्देश्यों को स्थापित करना और हासिल करना होता है, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। एक संस्था का आवश्यक उद्देश्य मानव और भौतिक संसाधनों का कुशलता पूर्वक और प्रभावी ढंग से उपयोग करना है। यह कुशलता पूर्वक और प्रभावी दोनों का मतलब हम लोग समझते हैं। कुशलता पूर्वक का क्या मतलब था, बिना
समान मतलब जो भी आपको मिला उसको वेस्ट किए, समय पर पूरा करना था। और प्रभावशीलता का क्या मतलब था? कुशलता और प्रभावशीलता दो चीज देखे थे ना हम लोग। प्रभावशीलता में क्या था, बोलिए। तो घर में रिवीजन नहीं करते हैं आप लोग, है ना? क्या था बोलिए? किसमें? प्रभावशीलता में चाहे लागत कुछ भी लगे उससे मतलब नहीं। और कुशलता का क्या मतलब था कि कम से कम खर्च करके ज्यादा प्राप्त करना। ये दो चीज याद रखिएगा, ठीक है? वही है ना। हाँ, तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि कुशलता एवं प्रभावी ढंग से उपयोग करना है। यह संस्था के आर्थिक उद्देश्यों को पूरा करता है जो अस्तित्व, लाभ और विकास है, ठीक है? अस्तित्व क्या है? सर्वाइवल, इसको समझिएगा ध्यान से। यह किसी भी व्यवसाय का मूल उद्देश्य है। क्या करना? सर्वाइवल जो है वो किसी भी व्यवसाय का मूल उद्देश्य है। अगर हम कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले हम ध्यान रखते हैं कि मेरा बिजनेस जो है वो सर्वाइव करे, रुके, टिके, है ना? तो लंबे समय तक अस्तित्व के लिए एक संस्था को पर्याप्त राजस्व कमाने होते हैं, ठीक है? प्रबंध व्यवसाय के अस्तित्व के लिए जिम्मेदार है। कौन है? प्रबंधक, ये प्रबंध, ठीक है? क्योंकि इसे विभिन्न व्यवसायिक गतिविधियों के बारे में कई निर्णय लेने पड़ते हैं, ठीक? अगर कोई भी आप बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं तो उसमें निश्चित है कि खर्च होता है, और वो खर्च भी अगर आप कमा नहीं पा रहे हैं तो लॉन्ग पीरियड तक आप टिक पाइएगा? नहीं पाएंगे। तो सबसे पहला क्या होता है उसमें कि अस्तित्व में रहना, सर्वाइव करना, ठीक है? और सर्वाइव करने के लिए आपको पर्याप्त जो है वो राजस्व कमाना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि जो बेसिक जरूरत है उसको तो पूरा करना ही पड़ेगा। अगर आप कर्मचारी 5 रखे हैं उसको सैलरी देना पड़ेगा, अगर आप रूम रेंट पे लेके रखे हैं तो रेंट देना पड़ेगा, जो रोजमर्रा का खर्चा है वो मेंटेन करना पड़ेगा। तो इतना तो कमाना पड़ेगा कि इन चीजों का हम मेंटेनेंस कर पाए, ठीक है? उसके बाद जब आप सर्वाइव कर जाते हैं, ठीक है ना, तो फिर क्या होता है? लाभ कमाना, ठीक? लाभ कमाने के उद्देश्य से संस्था को स्थापित किया जाता है। किसी भी संस्था को स्थापित किस लिए किया जाता है? लाभ कमाने के लिए, प्रॉफिट मेकिंग के लिए, ठीक है? यह उपक्रमों के अपने व्यापारिक संचालन को जारी रखने के लिए सर्वोच्च प्रेरक शक्तियों में से एक है। अगर कोई संस्था लाभ नहीं कमाएगा तो संस्था चलाने का कोई मतलब बनता है क्या? यहाँ पे क्या लिखता है कि सर्वोच्च प्रेरक, ठीक है? मतलब यही प्रेरणा, लाभ ही हमको प्रेरणा देता है कि हम कितना काम करें, ठीक है? लागत और व्यवसाय के जोखिम से निपटने के लिए लाभ आवश्यक है। लागत से और व्यवसाय के जोखिम से निपटने के लिए लाभ आवश्यक है। अगर आप लाभ नहीं कमाते हैं तो आप क्या बोलते हैं? बिजनेस नहीं कर सकते, है ना? तो पहला पॉइंट हम लोग क्या देखें? अस्तित्व देखें, सर्वाइवल देखें। दूसरा पॉइंट क्या देखें? लाभ देखें। और तीसरा पॉइंट क्या है? ग्रोथ, ठीक है? यानी कि विकास। एक व्यवसाय को लंबे समय तक बाजार में बने रहने के लिए समृद्ध होने और बढ़ने की आवश्यकता होती है, ठीक है? एक व्यवसाय के विकास को पूंजीगत निवेश में वृद्धि, बिक्री की मात्रा, उत्पादकों की संख्या, कर्मचारियों की संख्या आदि से मापा जा सकता है, ठीक है? मतलब पहले हम लोग क्या करते हैं? कोई बिजनेस को चलाने से पहले क्या देखते हैं? सर्वाइव करते हैं, फिर प्रॉफिट कमाते हैं, फिर ग्रोथ करते हैं कि हमारा बिजनेस और भी जगह पे फैले, बढ़े, है ना? तो ये 3 चीजें हैं किसमें? संगठनात्मक उद्देश्य के अंतर्गत, याद रहेगा। संगठनात्मक उद्देश्य में क्या क्या देखें? सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। अब दूसरा है आपका सामाजिक उद्देश्य। समाज में जब एक संस्था को स्थापित किया जाता है तो समाज के एक हिस्से के रूप में संस्था को सामाजिक दायित्व को पूरा करना होता है, ठीक है? अतः प्रत्येक संस्था समाज के प्रति अपने सामाजिक उद्देश्यों से प्रतिबद्ध है, ठीक है? ऐसे उद्देश्यों में स्वास्थ्य, सुरक्षा, श्रम प्रथाओं, पर्यावरण अनुकूल उत्पादन और मूल्य विनियम शामिल हैं। उदाहरण के लिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया अपने स्टील प्लांटों के आसपास रहने वाले लोगों के लिए कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि की नियमित रूप से व्यवस्था करवाती है, ठीक है? प्रबंध के कुछ सामाजिक उद्देश्य इस प्रकार हैं। अब क्या है वो देखते हैं। पहला है आपका पर्यावरणीय और राष्ट्रीय उद्देश्य, ठीक? बढ़ते प्रदूषण स्तर ने ऐसे तरीकों और तकनीकों को अपनाने के लिए प्रबंध को मजबूर किया है कि पर्यावरण को संरक्षित और सुरक्षित
करने में मदद करते हैं। अतः पर्यावरणीय कारकों और राष्ट्रीय हित पर विचार करते हुए उत्पाद की तकनीकों का चयन किया जाता है। ठीक है, जो लाइन समझ में नहीं आएगा आप लोग पूछिएगा बीच में, है ना। दूसरा है आपका कल्याणकारी योजनाएं। ठीक, अनेक संस्थाएं अपने नए और पुराने श्रमिकों और उसके आश्रितों को मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करती हैं। ठीक है, किसके अंतर्गत ये पॉइंट आ रहा है? कल्याणकारी योजना के अंतर्गत। कर्मचारियों के लिए कम लागत वाले आवास, परिवहन सुविधाएं, शिशु सदन सुविधाएं, कर्मचारियों के बच्चे के लिए सब्सिडी, शिक्षा आदि कुछ उद्देश्य हैं जो श्रमिकों को संतुष्ट करने के लिए व्यावसायिक उपक्रमों द्वारा पूर्ण किए जाते हैं। ठीक है, तीसरा इसका पॉइंट है ग्राहक संतुष्टि, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। एक बार बने ग्राहक को बनाए रखने की आवश्यकता होती है क्योंकि वे सफलता की कुंजी है। कस्टमर जितना बार रिपीट करेगा उतना हमको प्रॉफिट देगा। ठीक है, ग्राहकों को नियमित या स्थिर वृद्धि केवल तभी संभव है जब ग्राहकों को उसकी इच्छा अनुसार गुणवत्ता वाले उत्पादों एवं सेवाओं की अधिकतम संतुष्टि प्रदान की जा सके। सिंपल सा लाइन है। और चौथा पॉइंट है आपका बेहतर मानव संबंध। देखिए, श्रमिकों के लिए उचित मजदूरी, नौकरी सुरक्षा और अन्य कल्याणकारी योजनाएं क्रियान्वित करना प्रबंध के कुछ उद्देश्य है। इसका कारण अच्छी कामकाजी परिस्थितियां बनाना, जीवन स्तर में सुधार और कर्मचारियों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों को प्रोत्साहित करना है। ठीक है, प्रबंध अन्य लोगों के समूह जैसे कच्चे माल की आपूर्तिकर्ताओं, ग्राहकों आदि के साथ अच्छे संबंध विकसित करने की कोशिश करता है। तो अभी हम लोग कौन सा पॉइंट देख रहे थे? सामाजिक उद्देश्य, यही था ना। सामाजिक उद्देश्य में कितना पॉइंट देखे? 4 पॉइंट। कौन कौन सा? पर्यावरणीय और राष्ट्रीय उद्देश्य, उसके बाद कल्याणकारी योजनाएं, ग्राहक संतुष्टि और बेहतर मानव संसाधन। ये सब पॉइंट आपको क्या है? संबंध है ना। ये सब पॉइंट आपको ध्यान भी रखना है। ठीक, अब तीसरा जो उद्देश्य है वो क्या है? व्यक्तिगत उद्देश्य। ठीक, देखिए व्यक्तिगत उद्देश्य में क्या है? व्यक्तिगत उद्देश्य संस्था के कर्मचारियों के लिए प्रासंगिक है। प्रत्येक कर्मचारी अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक संस्था में शामिल होता है। कोई भी व्यक्ति काम करता है या किसी संस्था में शामिल होता है तो पहले वो अपना क्या देखता है? व्यक्तिगत हित देखता है कि मेरा जो ड्रीम है या जो मेरा जो मतलब जिस चीज को हम पाने के लिए संस्था में जा रहे हैं वो मुझे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति किसी संस्था में जाता है तो अपना निजी स्वार्थ से जाता है ना, कि उसका अपना घर परिवार चलाना है या फिर उसका और भी अदर कोई ड्रीम है तो वहां से वो उसका एक इनकम मिलेगा और उससे वो पूरा करेगा। ठीक है, तो यहाँ वही बात लिखा हुआ है कि व्यक्तिगत उद्देश्य संस्था के कर्मचारियों के लिए प्रासंगिक है। प्रत्येक कर्मचारी अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक संस्था में शामिल होते हैं। ठीक है, आर्थिक जरूरतें, वो जरूरतें क्या क्या हो सकती है? तो पहला है आर्थिक जरूरतें। कर्मचारियों के आर्थिक जरूरतों में प्रतिस्पर्धा मजदूरी, बेहतर भत्ते, ठीक है, बोनस, अनुलाभ इत्यादि ये सुविधाएं और लाभ शामिल है। मतलब ये सब चीजें उनको मिलना चाहिए। क्या क्या है? तो प्रतिस्पर्धी मजदूरी, ठीक है, ऐसा मजदूरी मिलना चाहिए जो उसके जरूरतों को पूरा करे। ठीक है, बेहतर भत्ते, भत्ते का इंग्लिश होता है अलाउंस। ठीक है, और बोनस, ठीक, समय समय पर बोनस मिलना चाहिए। और फिर अनुलाभ का मतलब होता है प्रेस्टीज, इंग्लिश में अनुलाभ का मतलब होता है कि नकदी ना देकर आपको सामान दिया गया। जैसे मान लो कि आपको घर से ऑफिस तक आने के लिए एक क्या बोलते हैं, कार का सुविधा दे दिया गया, या आपको रहने के लिए घर दे दिया गया। ठीक है, तो इस टाइप से जो सुविधा मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं अनुलाभ, प्रेस्टीज। और जहां नगद में मिल जाता है वो हमारा कहलाता है भत्ते, यानी कि अलाउंस। ठीक है, और दूसरा पॉइंट है इसका इनाम और पहचान की आवश्यकता। ठीक है, नीड फॉर रिवार्ड एंड रिकॉग्नाइजेशन। इसमें बेहतर प्रदर्शन के लिए स्वीकार किए जाने की मानव उम्मीद शामिल है। ठीक है, कि अगर हम अच्छा काम करेंगे तो हमको इनाम मिलेगा। ठीक है, मेरा पद जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक, या फिर दूसरे कर्मचारी को अगर ये चीजें मिल रहा है तो आप भी मोटिवेट होते हैं कि हम करते तो हमको भी मिलता। उसके बाद है उच्च स्तर की जरूरतें। इसमें व्यक्तिगत विकास के लिए बेहतर मौका पाने की इच्छा शामिल है।
इसमें व्यक्तिगत विकास के लिए बेहतर मौका पाने की इच्छा शामिल है। कर्मचारी संस्था में उच्च पद पर पदोन्नति प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं कि मेरा प्रमोशन हो जाए, हम ऊंचा पोस्ट पे चले जाए, है ना। तो ये व्यक्तिगत उद्देश्य है। 3 चीज आ गया, कौन कौन सा? इकोनॉमिक नीड्स, दूसरा क्या है? नीड फॉर रिवार्ड एंड रिकॉग्नाइजेशन, और हायर लेवल नीड्स। तो ये तीनों आपको याद रहेगा। पहला क्या हम लोग देखें? नहीं, सबसे पहले कौन सा था हमारा? सर्वाइवल था। किसके अंतर्गत था वो? भूल जाते आप लोग तुरंत। संगठनात्मक उद्देश्य देखे ना, ऑर्गेनाइजेशनल, है ना। उसमें हम लोग क्या क्या देखे? सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। फिर क्या देखे? सामाजिक उद्देश्य के अंतर्गत देखे क्या? प्रवर्णीय और राष्ट्रीय उद्देश्य, कल्याणकारी योजनाएं, ग्राहक संतुष्टि और बेहतर मानव संबंध। और फिर व्यक्तिगत उद्देश्य के अंतर्गत देखे आर्थिक जरूरतें, इनाम और पहचान की आवश्यकता और उच्च स्तर की जरूरतें। यहां तो कोई कंफ्यूजन है नहीं ना। अब देखते हैं यहां से प्रबंध का महत्व। देखिए, प्रबंध किसी भी संस्था की रीढ़ की हड्डी है। क्या है? रीढ़ की हड्डी। कोई भी संस्था जो टिका हुआ वो किस पे टिका हुआ है? प्रबंध पर ही टिका हुआ है। हमारा शरीर किस पे टिका हुआ है? रीढ़ की हड्डी पे। वैसे ही प्रबंध भी जो है वो जो संस्था जो टिका होता है किस पे टिका रहता है? प्रबंध पे। इसलिए इसको बोला जाता है कि प्रबंध जो है संस्था की क्या है? रीढ़ की हड्डी है। इसका कोई विकल्प नहीं है, ठीक है। इसका कोई विकल्प नहीं है। यदि कोई गतिविधि चाहे वो व्यावसायिक व गैर व्यावसायिक प्रबंध के बिना आयोजित की जाती है तो इसका परिणाम शून्य या कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। निम्नलिखित कारणों से प्रबंध महत्वपूर्ण है। अब वो कारण क्या क्या है उस पर चर्चा करते हैं। पहला है, प्रबंध कुशलता को बढ़ाता है। क्या करता है ये? कुशलता को बढ़ाता है। कुशलता का क्या मतलब देखे थे? प्रभावशीलता, कुशलता देखे थे ना। प्रभावशीलता में क्या बोले थे? निश्चित टाइम पर कंप्लीट करना। और कुशलता का मतलब कम संसाधन यूज करके अच्छा आउटपुट देना, अच्छा रिजल्ट करना। तो बोलता है यहाँ पे क्या? कुशलता को ये बढ़ावा देता है कि कम से कम वस्तुओं का खर्च करें और अच्छा रिजल्ट लाएं। तो प्रबंध श्रमिकों को नेतृत्व एवं मार्गदर्शन प्रदान करता है। यह विभिन्न उत्प्रेरक योजनाओं की सहायता से उनके काम को भी प्रेरित करता है। ये तरीके उनके प्रयासों में प्रभावशीलता और कुशलता प्राप्त करने में प्रबंध की सहायता करते हैं, ठीक है। संचालन की दक्षता को सुरक्षित करने के लिए प्रबंध को उत्पादन की लागत को कम करना और उत्पादन में वृद्धि करना होता है, जो कि बेहतर नियोजन, संगठन, प्रत्यक्ष नियुक्तिकरण और संस्था की गतिविधियों को नियंत्रित करने के माध्यम से प्राप्त होगा, ठीक है। क्या बोला था यहाँ पे? एक लाइन लिखा हुआ था, क्या करना? लागत को कम करना और उत्पादन में वृद्धि करना, ठीक है। क्योंकि कंपटीशन तो पड़ा हुआ है मार्केट में। हर व्यक्ति अगर जो रेट पे बेच रहा है आप भी उसी रेट पे बेचेंगे तो क्या होता है? कंपटीशन है, आपके यहाँ कस्टमर कम रहेगा। लेकिन अगर आपका रेट, मान लो कि हम प्रॉफिट उतना ही कमा रहे हैं पर रेट हमारा कम हो गया तो ज्यादा लोगों को माल बेच पाएंगे ना अपना, और ज्यादा डिमांड होगा तो ज्यादा हमारा क्या है? प्रोडक्शन भी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, प्रबंध सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है, ठीक है। एक संस्था में लोग विभिन्न शैक्षिक योग्यताओं के साथ विभिन्न पृष्ठभूमि से आते हैं, अलग अलग जगहों से आता है और अलग अलग लोगों को क्या होता है? क्वालिफिकेशन होता है। संस्था में कर्मचारियों के बीच विविधता की वजह से उनकी कार्य प्रणाली की शैली भी भिन्न हो सकती है। इसके कारण अव्यवस्था की संभावना रहती है, ठीक है। अलग अलग लोग आ गए, अलग अलग लोगों का क्या बोलते हैं? एजुकेशन है, अपना क्वालिफिकेशन है और काम आपको दे दे तो अपने अपने तरीके से सब करेगा तो चलेगा? गड़बड़ हो जाएगा, अव्यवस्था जैसा हो जाएगा कि नहीं। तो ऐसी स्थिति को दूर करने के लिए सभी व्यक्तियों की ऊर्जा को एक दिशा में और समान संगठनात्मक उद्देश्यों में लगाने हेतु प्रबंध की आवश्यकता होती है, ठीक है। सबके एनर्जी को एक तरफ मूव कर देना कि जो संस्था का उद्देश्य आपको उसके अकॉर्डिंग काम करें, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं? काम को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। उसके बाद है राष्ट्र के विकास में सहायक। एक राष्ट्र की अर्थव्यवस्था वृद्धि केवल संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर नहीं है ना, अपितु यह संसाधनों के उचित उपयोग पर भी निर्भर करती है। हमारे यहाँ खूब संसाधन है तो उससे हम क्या होते हैं कि मतलब
बहुत ऊपर तो नहीं जा सकते, लेकिन उसका जब तक अच्छे से हम यूज ना करें तब तक वो हमारे कोई काम का नहीं है। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि एक राष्ट्र की अर्थव्यवस्था वृद्धि केवल संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर नहीं करती है, ठीक है, आप ये तो संसाधनों के उचित उपयोग पर भी निर्भर करती है। आगे सुनिए, संसाधनों का कुशल प्रबंध देश के आर्थिक विकास पर महत्वपूर्ण कारक है, ठीक है। व्यवसायिक उपक्रम देश की अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण योगदान करता है। वैज्ञानिक आधार पर संस्था चलाने में प्रबंधकीय तकनीकों का उपयोग समय की मांग है, ठीक है। किसका? प्रबंधकीय टेक्निक्स या तकनीक, है ना। रोजगार के लिए अवसरों का बढ़ाना, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, प्रबंध नए व्यवसायिक उपक्रमों की स्थापना और मौजूदा उपक्रमों का विस्तार करके नौकरी के अवसर उत्पन्न करते हैं, ठीक है। कर्मचारियों को उनकी नौकरी में कार्य संतुष्टि और खुशी प्राप्त करने में भी प्रबंधक मदद करते हैं। अतः प्रबंधक के द्वारा कर्मचारियों की आर्थिक और सामाजिक जरूरतों को संतुष्ट किया जा सकता है, ठीक है। पांचवा पॉइंट है, प्रबंध एक परिवर्तनशील वातावरण बनाता है, ठीक। प्रत्येक संस्था को लगातार बदलते कारोबारी माहौल में काम करना पड़ता है, ठीक है, और इन परिवर्तनों का सामना करने के लिए संस्था में भी कई बदलाव किए जाने की आवश्यकता होती है। लेकिन आमतौर पर यह देखा जाता है कि लोग परिवर्तन का विरोध करते हैं, ठीक है। प्रबंध लोगों को इन परिवर्तनों को अनुकूलित करने में मदद करता है और उनके लिए एक अनुकूल कामकाजी माहौल बनाता है, ठीक है। सिंपल सिंपल सा लाइन है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। आगे सुनिए, प्रबंध व्यक्तिगत उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। प्रबंध अपनी टीम को इस प्रकार से प्रेरित करता है, मोटिवेट करता है ना, कि प्रत्येक सदस्य संगठनात्मक लक्ष्यों में योगदान करते समय व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। व्यक्तिगत और सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों को टीम भावना, सहयोग और प्रतिबद्धता विकसित करने के लिए प्रबंध प्रेरित करता है, ठीक है। कि हम जो काम करें वो सब क्या है, एक उद्देश्य के लिए काम करें तो एक टीम के जैसा काम करें, ठीक है। ऐसे नहीं तो फुटबॉल का मैदान देखेंगे आप लोग, खेलते हुए खिलाड़ी को सब लोग मेहनत कर रहा होता है, पर अपने टीम को जिताने के लिए मेहनत करता है कि नहीं। मेहनत इंडिविजुअल कर रहा है, पर उद्देश्य क्या है कि हमारा टीम जीते। टीम जीतेगा तभी तो, हम अकेले खूब रन मार लिए और टीम हार गया तो कोई मतलब बनेगा क्या? नहीं बनेगा। तो वही चीज है, ठीक है। व्यवसाय और समाज दोनों के लिए प्रबंध लाभदायक है। देखिए, प्रबंध संगठनात्मक और व्यक्तिगत उद्देश्यों के बीच समन्वय लाता है, ठीक है। क्या लाता है? ये समन्वय लाता है। प्रबंधकीय उपक्रम और तकनीक कठिन कार्य को आसान और गैर लाभकारी नौकरियों को अधिक लाभदायक बनाते हैं। संसाधनों का सबसे अच्छा उपयोग करके या उचित मूल्य पर अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पाद प्राप्त करता है और लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाता है, ठीक है। आगे का पॉइंट देखिए, इसमें 7 पॉइंट ही है ना। अब यहां से अलग है, यहां से सुनिए। देखिए, प्रबंध के स्तर, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शीर्ष से नीचे तक प्रबंधकीय पदों की एक श्रृंखला को प्रबंध के स्तर कहा जाता है। जो नीचे से देख रहे हैं ऊपर तक प्रबंध के स्तर नीचे लिखा हुआ, निम्न स्तरीय प्रबंध, मध्य स्तरीय प्रबंध, उच्च स्तरीय प्रबंध। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रबंध के स्तर, लेवल ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं इसको, ठीक है। उपक्रम रूपी संस्था में बड़ी संख्या में व्यक्तियों को कार्यरत किया जाता है और विभिन्न नौकरियां सौंपी जाती है। इन जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए उन्हें आवश्यक प्राधिकरण दिया जाता है। इन प्रबंधकों में से प्रत्येक को दिया गया प्राधिकरण उसकी जिम्मेदारी पर निर्भर करता है। दूसरे शब्दों में, एक संस्था में देखिए, काम कर रहे प्रबंधकों और अधीनस्थों के बीच पूरा संबंध स्तर की श्रृंखला में व्यवस्थित किया जाता है, ठीक है। किसके किसके बीच में?
प्रबंधकों यानी कि मैनेजर और अधीनस्थ यानी कि सबऑर्डिनेट, जो आपके नीचे काम कर रहे होते हैं, जो प्रबंध के नीचे काम कर रहे होते हैं उसको क्या बोलते हैं? अधीनस्थ। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं सबऑर्डिनेट। जो किसी भी प्रबंधकीय पद द्वारा आनंदित प्राधिकरण की मात्रा निर्धारित करता है। ठीक है, प्रबंधकीय पदों की श्रृंखला में से युक्त आदेश के एक श्रृंखला को प्रबंध पदानुक्रम के रूप में भी जाना जाता है। अभी प्रबंध के कितने स्तर हैं? 3 स्तर हैं। ठीक है, सबसे पहले है उच्च स्तरीय प्रबंध, मध्य स्तरीय प्रबंध और पर्यवेक्षकीय या परिचालन या निम्न स्तरीय प्रबंध। हायर लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, देखिए उच्च स्तरीय प्रबंध, टॉप लेवल मैनेजमेंट, इसमें कौन कौन से व्यक्ति आते हैं? उच्च स्तरीय प्रबंध में चेयरमैन, संचालक मंडल, प्रबंध संचालक आदि शामिल होते हैं। ठीक है, इसमें अन्य लोगों के प्रयासों को आगे बढ़ाने और निर्देशित करने के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण व्यक्तियों के समूह शामिल है। प्रबंध के इस स्तर में अधिकतम प्राधिकरण है। उच्च स्तरीय प्रबंध के कार्य क्या है ये समझिए भी आप। इसमें कौन कौन से लोग शामिल है तो पर देख लिए, कौन है? चेयरमैन है, संचालक मंडल है और प्रबंध संचालक है। ठीक है, अब इसके कार्य को समझिए। उपक्रमों के उद्देश्यों को निर्धारित करता है। क्या करता है? उपक्रम के उद्देश्य को निर्धारित करता है कि उपक्रम का क्या उद्देश्य है, ये निर्धारित करने का काम कौन करता है? हायर या टॉप लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, दूसरा क्या करता है? योजनाओं और नीतियों का ढांचा तैयार करना कि किस प्रकार से हम उद्देश्यों को प्राप्त करेंगे, क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, ये सब कौन डिसाइड करता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट में जो व्यक्ति बैठे रहते हैं वो करते हैं। ठीक है, पूंजी, अचल संपत्तियां, कच्चे माल आदि जैसे आवश्यक संसाधनों को इकट्ठा करना भी जिम्मेवारी इन्हीं का होता है। ठीक है, उपक्रम के अस्तित्व के लिए व्यवसायिक वातावरण और उसके प्रभावों को विश्लेषित करना, नियोजित प्रगति का नियंत्रण और निरीक्षण करना, यह सब काम किसका है? टॉप लेवल मैनेजमेंट का। ये याद रहेगा। उसके बाद है मध्य स्तरीय प्रबंध यानी कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या करता है? कड़ी का काम करता है। किसके बीच में? लोअर लेवल मैनेजमेंट और हायर लेवल मैनेजमेंट के बीच में। सुनिए आगे। प्रबंध का मध्य स्तर उन लोगों के समूह को संदर्भित करता है जो उच्च स्तरीय प्रबंध द्वारा निर्धारित नीतियों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है। मतलब जो नीति वो बनाया, कौन बनाया? टॉप लेवल वाले लोग। उसको जिम्मेदारी देते हैं किसको? मिडिल वाले लोग। और उसका काम क्या है? नीचे वाले से उस उद्देश्यों को क्या करना? पूरा करवाना। ठीक है, साथ ही वे निम्न स्तरीय प्रबंधकों की सभी गतिविधियों के लिए भी उत्तरदायी होता है। जो नीचे के स्तर वाले लोग होते हैं उसका जो भी गतिविधि होगा उसका उत्तरदायित्व किसके ऊपर होगा? मध्य स्तरीय प्रबंधक के का होता है। ठीक है, प्रबंध के इस स्तर में विभागीय प्रमुख होते हैं, जैसे खरीद विभाग के प्रमुख, ठीक है, बिक्री विभाग के प्रमुख, उत्पादन प्रबंधक, वित्त प्रबंधक, विपणन प्रबंधक, कार्यकारी अधिकारी आदि। अब मध्य स्तरीय प्रबंध के क्या कार्य है ये देखिए। इसमें कौन लोग शामिल होते हैं समझ में आ गया आपको? डिपार्टमेंट के हेड शामिल इसमें होते हैं। ठीक है, मध्य स्तरीय प्रबंध के कार्य सुनिए। उच्च स्तरीय प्रबंध द्वारा निर्धारित उद्देश्यों, लक्ष्यों एवं नीतियों की व्याख्या करना है। ठीक है, क्या बोला कि उच्च स्तरीय प्रबंध द्वारा जो निर्धारित लक्ष्य होते हैं, नीति होते हैं, उसको क्या करना? व्याख्या करना। किसको बताना? जो अपने निम्न स्तरीय वाले होते हैं। कौन बताता है? मध्य स्तरीय वाले। योजनाओं और नीतियों का कार्यान्वयन करने के लिए अपने विभाग की गतिविधियों को व्यवस्थित करना कि जो नीति दिया गया, जो काम दिया गया, उसको कैसे पूरा करने की जिम्मेदारी मध्य स्तरीय मैनेजर्स का होता है। ठीक है, अपने विभाग के लिए आवश्यक कर्मचारियों का चयन और नियुक्ति करने का भी जिम्मेदारी इन्हीं लोगों का होता है। ठीक है, कि अपने विभाग में जो विभाग मुझे मिला है उसमें हम किन लोगों को शामिल करें जिससे हम उस जो भी उद्देश्य हमको मिला उसको हम पूरा करें, ये जिम्मेदारी भी मध्य स्तरीय लोगों के का ही होता है। उसके बाद है कर्मचारियों को उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए क्या करना? प्रेरित करना। ठीक है, कर्मचारियों को नियंत्रित और निर्देशित करना और उसकी प्रगति रिपोर्ट तैयार करना। संस्था के सुचारू कामकाज के लिए अन्य विभागों के साथ क्या करना? सहयोग करना है। और सबसे लास्ट है आपका पर्यवेक्षकीय या परिचालन या निम्न स्तरीय प्रबंध, यानी कि सुपरवाइजरी, ऑपरेशनल और लोअर लेवल मैनेजमेंट। ठीक है,
प्रबंध का यह स्तर उन लोगों के समूह को संदर्भित करता है जो अपने संबंधित विभागों को आवंटित कार्यों के कार्यान्वयन से संबंधित है। ठीक है, जो उसको काम दिया गया उसको पूरा करने से संबंधित है वो। ठीक है, वे सीधे कर्मचारियों के प्रयासों की देखरेख करते हैं, जिससे पर्यवेक्षक, अधीक्षक, फॉरमैन, उप विभाग के अधिकारी, क्लर्क इत्यादि। ठीक है, आगे सुनिए भी। समझ में आ रहा है ना ये सब आप लोगों को? दिक्कत नहीं ना हो रहा है किसी को? आगे सुनिए, प्रबंध के स्तर। देखिए यहां पे एक फिगर बना हुआ है, देख रहे हैं? उच्च स्तरीय में कौन कौन है? संचालक मंडल है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी है, चेयरमैन है, प्रबंध संचालक है और मुख्य प्रबंधक है। उसके बाद कौन? विभागीय प्रबंधक है और उप विभागीय प्रबंधक और या पर्यवेक्षक और फॉरमैन होता है। ठीक है, और आगे देखिए, पर्यवेक्षकीय या परिचालन या निम्न स्तरीय प्रबंध के क्या कार्य है? तो पहला है श्रमिकों की समस्याओं एवं सुविधाओं से उच्च प्रबंधकों को क्या करना? अवगत कराना। ठीक है, उसके बाद है अच्छी कामकाजी स्थितियों को बनाए रखना और वरिष्ठ और अधीनस्थ के बीच स्वस्थ संबंध स्थापित करना। उसके बाद क्या है? श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, श्रमिकों की भर्ती, चयन और नियुक्तिकरण में मध्यस्तरीय प्रबंध की क्या करना? सहायता करना, श्रमिकों के साथ संवाद करना और उन्हें सुझावों का स्वागत करना। ठीक है, गुणवत्ता मानकों को बनाए रखना, सामग्री की बर्बादी को कम करना और उत्पादन के स्थिर प्रवाह को सुनिश्चित करना। और लास्ट पॉइंट है श्रमिकों के मनोबल को बढ़ावा देना और उनके बीच टीम भावना विकसित करना कि हम सब क्या है? एक टीम है और टीम की तरह काम करना है। चलिए, यहां तक समझ में आ गया सबको? अब हम लोग यहां के बाद देखते हैं प्रबंध के कार्य। देखिए, प्रबंध अनेक अंतर संबंधी गतिविधियों की प्रक्रिया है जिसे प्रबंध के कार्यों के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अलग अलग उसमें क्या बोलता है कि अंतर संबंधी क्या होता है? गतिविधियां होती रहती है, उसको क्या बोला जाता है? प्रबंध के कार्य। ठीक, एक संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रबंधक इन कार्यों को निष्पादित करता है। जैसे पहला कार्य क्या होता है? नियोजन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लानिंग। ठीक है, दूसरा है संगठन, जिसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, उसके बाद है नियुक्तिकरण, जिसको बोलते हैं स्टाफिंग। ठीक, फिर है निर्देशन, जिसको बोलते हैं डायरेक्टिंग, और लास्ट में नियंत्रण, जिसको बोलते हैं कंट्रोलिंग। इसके बारे में चर्चा नीचे दी गई है। और ये जो आप देखे प्रबंध के कार्य कौन कौन सा देखे? नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण। ये सब आगे आपको अलग अलग एक एक चैप्टर मिलेगा पढ़ने को, यानी कि 5 चैप्टर अभी आपको इसी को पढ़ना है। ठीक है, ये दूसरा नंबर चैप्टर में हम लोग सिद्धांत पढ़ेंगे, उसके बाद ये कार्य आपका स्टार्ट हो जाएगा। इसमें केवल एक चैप्टर नियोजन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद एक चैप्टर केवल संगठन पढ़ेंगे, फिर एक चैप्टर कंप्लीट नियुक्तिकरण पढ़ेंगे, फिर निर्देशन पढ़ेंगे और नियंत्रण पढ़ेंगे। समझ गए? तो ये इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक, अभी हम लोग शॉर्ट में जानेंगे कि नियोजन क्या होता है। वैसे नियोजन और प्लानिंग अगर हम आपको एक वर्ड बोल रहे हैं तो समझ में आ रहा होगा। प्लानिंग मतलब क्या करना है? किसी भी काम को करने से पहले प्लान करना, यही हमारा क्या है? प्लानिंग है, नियोजन है। देखते हैं यहां से भी। देखिए, नियोजन करने से पूर्व सोचने की प्रक्रिया है। मतलब कुछ भी कार्य करने से पहले हम क्या करते हैं? सोच रहे हैं कि इसको कैसे किया जाए, किसके लिए किया जाए, कब किया जाए, है ना, क्यों किया जाए। ठीक है, तो ये सब जो सोचने की प्रक्रिया वही हमारा क्या है? प्लानिंग है। ठीक है, यानी कि प्रबंध का क्या है? पहला कार्य है, फर्स्ट फंक्शन है ये। ठीक है, देखो नियोजन हमेशा प्रबंध का पहला कार्य होता है। देखा ना वही चीज? आगे बोलता है जो सभी स्तरों और सभी संस्थाओं में किया जाता है। नियोजन जहां हम आज खड़े हैं और जहां हम पहुंचना चाहते हैं के बीच के अंतर का पूल है। ठीक है, इसमें लक्ष्यों का निर्धारण, साथ ही साथ लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किए जाने वाली गतिविधियों का निर्धारण शामिल है। ठीक है, यह निम्नलिखित विषयों का अग्रिम में फैसला करना है कि क्या करना है, कैसे करना है, कहां किया जाना है और कब किया जाना है। आया समझ में? तो प्लानिंग ऑल ओवर आपको समझ में आ गया कि क्या होता है? ये क्या है? प्रबंध का पहला कार्य है। ठीक है, इसमें क्या करना होता है?
किसी भी कार्य को करने से पहले जो हम सोचते हैं, जो हम प्लान करते हैं, वही हमारा प्लानिंग हो गया। और क्या प्लानिंग करते हैं, तो क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए और कहां करना चाहिए। ठीक है। दूसरा, कुछ टूल किट दिया हुआ है, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए, नियोजन, इसका अभिप्राय कुछ करने से पूर्व सोच विचार करने से है। ठीक है। दूसरा है संगठन, इसका अभिप्राय सामूहिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विभिन्न अंगों में मैत्रीपूर्ण समायोजन करना है। ठीक है। संगठन से अलग अलग संगठन बनता है कि नहीं, जिसको हम लोग डिपार्टमेंट बोल रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन बोल रहे हैं, जैसे परचेज का अलग हो गया, सेल का डिपार्टमेंट अलग हो गया। ठीक है। तो उन लोगों के बीच में क्या करना है, एक मैत्रीपूर्ण संबंध बनाना, दोस्ताना संबंध रखना। ठीक है। उसके बाद है नियुक्तिकरण, इसका अभिप्राय पदों को लोगों से भरना और उनको भरे रहने देना है। जैसे हम लोग पद सृजित किए कि सेल का डिपार्टमेंट है तो सेल में कितने लोग रहेंगे, परचेज का डिपार्टमेंट तो उसमें कितने लोग रहेंगे, तो ये पद बन गया। उस पद में लायक लोगों को भरना, जो उस पद को फुलफिल करता हो। ठीक है। और फिर उन लोगों को उस पद पे बने रहने देना। ठीक है। ऐसा नहीं कि किसी को लाए और फिर उसको कुछ कमी लगा वो चला गया, तो फिर क्या होगा, फिर नए लोगों को लाएंगे, फिर से भरेंगे, तो एक लंबा प्रोसेस जाएगा, खर्चा होगा, और फिर ट्रेन करेंगे, हो सकता है फिर भाग जाए। तो ये ध्यान रखना है कि नियुक्त करना और साथ में उसको बने रखना। ठीक है। उसके बाद है निर्देशन यानी कि डायरेक्टिंग, आपको क्या करना, समय समय पर निर्देशन देना, डायरेक्टिंग करना। ठीक है, कि कौन काम कैसे करना है, कब करना है, क्यों कर रहे हैं। ठीक है, ये सब लोगों को बताते रहना। इसका अभिप्राय संगठन में मानव संसाधन को निर्देशन देना, मार्गदर्शन करना, संप्रेषण करना और उसे अभिप्रेरित करना है। यानी कि निर्देशन यानी कि डायरेक्टिंग के अंतर्गत 4 काम और आ जाता है। क्या क्या, तो पहला क्या बोलता है, निर्देशन देना, मार्गदर्शन करना, संप्रेषण करना और अभिप्रेरण करना। ठीक है, ये 4 काम और है इसमें। उसके बाद लास्ट में आपका नियंत्रण, कंट्रोल, उस पे सब पे अपना क्या बना के रखना, कंट्रोल बना के रखना। ठीक है। इसका अभिप्राय वास्तविक परिणामों को इच्छित परिणामों के समीप लाने से है। ठीक, अब पढ़ते हैं और आगे देखिए। अतः उपलब्ध विभिन्न विकल्पों में से क्रियाविधि का सही तरीके से चुनना नियोजन में शामिल है। यह हमें लापरवाह क्रियाविधि को कम करके व्यवस्थित ढंग से चीजों को करने में सक्षम बनाता है। ठीक है। यहां तक हम लोग देख लिए। अब दूसरा कार्य क्या देखेंगे, संगठन। ठीक है, यानी कि ऑर्गेनाइजिंग। एक विशिष्ट योजना को अंजाम देने के लिए यह व्यक्तियों को आवंटित करने, कार्यों को समूहीकृत करने, आवश्यक संसाधनों को निर्धारित करने और प्राधिकरण की स्थापना करने की प्रक्रिया। ठीक है। मूल रूप से यह वास्तविकताओं की संरचना बनाकर विचार को वास्तविकता में बदल देता है। मतलब जो चीजें हम प्लान किए, जो चीजें हम सोचे, उसको कैसे करना है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक मूर्त रूप दे देते हैं। ठीक है, कि अगर हमको सेल करना है तो सेल का डिपार्टमेंट बिठा दिया, सेल करेंगे तो उसके लिए हमको परचेज करना पड़ेगा, परचेज करेंगे फिर हमको क्या प्रोडक्शन करना पड़ेगा। तो हर एक चीजों का क्या कर रहे हैं, हम एक डिपार्टमेंट बना दे रहे हैं। ठीक है। उचित लक्ष्य, ये उचित संगठन लक्ष्य की प्राप्ति में मदद करता है और परिणामों को कुशलता और प्रभावशीलता की ओर ले जाता है। ठीक है। कर्तव्यों का आवंटन, विभागीकरण, कार्यों का विभाजन और रिपोर्टिंग संबंध स्थापित करना प्रबंध के संगठन कार्य को पूरा करने के लिए उठाए गए कदम है। ठीक है। तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, नियुक्तिकरण, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टाफिंग। समझिए भी ध्यान से। अभी हम क्या बोले, पहले हम लोग क्या किए, प्लान किए। प्लान करने के बाद क्या किए कि किन लोगों के थ्रू वो काम करवाना, उसका हम लोग डिपार्टमेंट बनाए, ऑर्गेनाइज किए। अब उसमें योग्य लोगों को डालने का जो काम है, नियुक्त करने का जो काम है, वही हमारा क्या कहलाता है, नियुक्तिकरण कहलाता है, स्टाफिंग कहलाता है। ठीक है। देखिए, नियुक्तिकरण उन कर्मचारियों का चयन करना है जिसके पास पद की मांग को पूरा करने के लिए आवश्यक योग्यता और कौशल है। ठीक है। इसका उद्देश्य सही नौकरी के लिए सही आदमी का चयन करना है। इसमें भर्ती, चयन, कर्मचारियों की नियुक्ति, उन्हें कर्तव्य सौंपान, सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखना और कर्मचारियों की शिकायतों का ख्याल रखना जैसी गतिविधियां शामिल है। इसमें कर्मचारियों के प्रशिक्षण और विकास, उनके
पारिश्रमिक, पदोन्नति, वेतन वृद्धि के निर्णय भी शामिल है। नियुक्तिकरण के लिए एक अन्य लोकप्रिय संबंध मानव संसाधन प्रबंध है। ठीक है, दिक्कत है? सिंपल नहीं तो है अभी बाकी डिटेल तो पढ़ेंगे हम लोग पूरा चैप्टर में, है ना। बस आप अभी ये चीजें ध्यान रखिए कि प्रबंध के कितना फंक्शन देखें हम लोग? 5। पहला कौन सा देखें? प्लानिंग। दूसरा कौन सा देखें? ऑर्गेनाइजिंग। तीसरा कौन सा देखें? स्टाफिंग। चौथा कौन सा देखें? डायरेक्टिंग। और पांचवा कंट्रोलिंग। ठीक है, आगे सुनिए। प्रबंध के नियुक्तिकरण कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक कदम क्या है? तो मानव शक्तियों की आवश्यकता का आकलन करना, नियुक्तिकरण योजना बनाना, मूल्यांकन परीक्षा विकसित करना, नौकरी का विज्ञापन करना, चयन परीक्षा आयोजित करना, भर्ती, प्लेसमेंट और अभिविन्यास और परिवर्तन, प्रशिक्षण और विकास, ये सब इसका क्या है? नियुक्तिकरण के कार्य हैं। मतलब इसके अंतर्गत ये सारे कार्य होते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका चौथा पॉइंट, निर्देशन, यानी कि डायरेक्टिंग, है ना। देखिए, योजनाओं के बाद संगठन संरचना स्थापित की जाती है और लोगों को नियुक्त किया जाता है। अब परियोजना के साथ आगे बढ़ने का समय है। एक सफल उद्यम के लिए नेतृत्व आवश्यक है। मतलब हम पहले प्लानिंग कर लिए, ऑर्गेनाइजिंग करनी है, लोगों को उसमें डाल दिए। अब हमको देखते भी तो रहना है ना कि वो सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, उसको समय समय पे क्या करना होता है? गाइड करना होता है, बताना होता है। तो वही सारा लाइन यहाँ लिख रहा है कि योजनाओं के बाद संगठन संरचना स्थापित की जाती है और लोगों को नियुक्त किया जाता है। अब परियोजना के साथ आगे बढ़ने का समय है। एक सफल उद्यम के लिए नेतृत्व आवश्यक है। ठीक है, निर्देश का अर्थ है कर्मचारियों को दिशा निर्देश व अनुदेश देना। यह कर्मचारियों को प्रेरित करके, उनकी गतिविधियों का परीक्षण करके तथा उनसे संवाद करके किया जाता है। ठीक है, प्रबंधक दल नायक के रूप में कार्य करता है। किसके रूप में कार्य करता है? दल नायक के रूप में, और अपने दल के सदस्यों का सही दिशा में मार्गदर्शन करता है। निर्देशन में प्रबंध के निम्नलिखित कार्य को शामिल किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पहला क्या है? तो सुपरविजन, यानी कि पर्यवेक्षण। ठीक है, पर्यवेक्षक का अर्थ है अधीनस्थों के काम का देखरेख करना। ठीक है, जो अधीनस्थ होते हैं ना, जो सबऑर्डिनेट होते हैं, जो हमारे नीचे काम करे। मान लो हमको एक डिपार्टमेंट दिया गया कि अगर मान लो ये इंस्टीट्यूट की हम लोग बात करें, तो हमको डिपार्टमेंट दिया गया क्या कि आपको क्या करना है? सारे स्टूडेंट को नोट्स पहुंच रहा है कि नहीं, ये जिम्मेवारी आपकी है। तो हम क्या करेंगे? टीचर से सारा नोट्स लेंगे। ठीक है, और उस नोट्स को क्या करेंगे? स्टूडेंट तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो वो हमारा एक डिपार्टमेंट हो गया। तो यहाँ पे ये चीजें देखना है कि हमको स्टूडेंट को टाइम पर नोट्स मिल रहा है कि नहीं, टीचर अपना नोट्स बना रहा है कि नहीं, है ना। तो वही हमारा क्या हो गया? पर्यवेक्षण, सुपरविजन। क्या लिखता है कि पर्यवेक्षक का अर्थ है अधीनस्थों के काम का देखरेख करना। यह अधीनस्थों के नियमित काम का प्रत्यक्ष और तत्काल अवलोकन को संदर्भित करता है। प्रबंध के सभी स्तरों पर पर्यवेक्षण की आवश्यकता होती है। पर्यवेक्षण की प्रमुख जिम्मेदारी पर्यवेक्षक नायक प्रबंधक की होती है। पर्यवेक्षक श्रमिकों और प्रबंध के बीच क्या करता है? कड़ी का कार्य करता है। ठीक है, तो डायरेक्टिंग के अंतर्गत हम लोग पहला पॉइंट क्या देखें? सुपरविजन, यानी कि पर्यवेक्षण। ठीक है, जितने अच्छे से ये चीजें समझ में आएगा, आगे का चैप्टर आपको उतना आसान लगेगा, है ना। तो थोड़ा ध्यान से सुनिए, समझने का प्रयास करिए। यहाँ एक फॉर्मेट दिया हुआ है, प्रबंध के कार्य, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। पहला है नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण। और निर्देशन के अंतर्गत आपका 4 कार्य है, पर्यवेक्षण यानी कि सुपरविजन, संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन, ठीक है, नेतृत्व यानी कि लीडरशिप, और अभिप्रेरण यानी कि मोटिवेशन। ठीक है, आगे सुनिए। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं? किसके अंतर्गत थे? कंट्रोलिंग में है ना। कंट्रोलिंग में नहीं है, डायरेक्टिंग में है। डायरेक्टिंग में सुपरविजन देख लिए। सुपरविजन में क्या है? अपने अधीनस्थों के कार्यों को क्या करना? देखरेख करना। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं संप्रेषण। ठीक है, यानी कि कम्युनिकेशन। संप्रेषण किसी भी संस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। बिना संप्रेषण के संस्था का अस्तित्व नहीं हो सकता। ठीक है, प्रबंध के दृष्टिकोण से भी सभी प्रबंधन कार्य को संप्रेषण के रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत सूचना एवं समझ को एक दूसरे से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है। जब तक हम आपस में कम्युनिकेट ना करें, जब तक हम बात ना करें, तब तक पता चलेगा कि प्रॉब्लम क्या है, या हम बता पाएंगे कि कैसे आपको काम करना है, क्या करना है। तो ये जरूरी होता है। ठीक है, संप्रेषण कहने, सुनने और समझने की एक व्यवस्थित और नियंत्रित क्या है? प्रक्रिया है।
संप्रेषण द्विमार्गीय प्रक्रिया है, ठीक है। उच्च स्तर से निम्न स्तर तक आदेश और निम्न स्तर से उच्च स्तर तक सुझाव और शिकायत, ये इंपॉर्टेंट है। उच्च स्तर से क्या आता है? आदेश आता है। निम्न स्तर से क्या जाता है? तो सुझाव और शिकायत जाता है। समझ गए? ये इंपॉर्टेंट है, टिक लगा लीजिएगा। एमसीक्यू में ये सब क्वेश्चन बनाता है। आगे सुनिए, फिर क्या है? लीडरशिप यानी कि नेतृत्व। नेतृत्व किसी भी विशेष दिशा में लोगों के व्यवहार को प्रभावित करने की कला है। नेतृत्व वास्तव में प्रबंध का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सही दिशा में योजना बनाने, व्यवस्थित करने और अधीनस्थों का मार्गदर्शन करने के लिए एक प्रबंधक की आवश्यकता होती है, ठीक है। और लास्ट है आपका मोटिवेशन यानी कि अभिप्रेरण। अभिप्रेरण का अभिप्राय अधीनस्थों को प्रेरित करने से है ताकि वे संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उत्साहपूर्वक कार्य करें। आप लोग अभिप्रेरण का मतलब क्या समझते हैं बताइए? मोटिवेट करना किस प्रकार से? आप लोग एक मूवी देखे हैं, उरी करके एक मूवी आया था, देखे थे? उरी करके, URI, विक्की कौशल का एक मूवी था। इसमें नहीं बोलता हाउ द जोश, देखे कैसे जोश भर देता है सब में, है ना। तो मोटिवेट करने का मतलब इसी टाइप का होता है कि आप इस टाइप से मोटिवेट करिए कि वो एकदम जो कार्य आप उसको दे रहे हो उसके पीछे एकदम पड़ जाए। तो ये कला आपके अंतर्गत होना चाहिए, ठीक है। नहीं होगा तो भी हम आपको एड दिखाएंगे, देखिएगा। अभी पहले इसको पढ़ लेते फिर, ठीक है। क्या लिखता है कि अभिप्रेरण का आशय अधीनस्थों को प्रेरित करने से ताकि वह संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सफलतापूर्वक कार्य करे। एक सफल प्रबंधक कर्मचारियों को उत्साहित करने के लिए विभिन्न अभिप्रेरक तकनीकों का प्रयोग करता है। वित्तीय अभिप्रेरणाएं, ठीक है, के अच्छे साधन होते हैं। मतलब किसी को मोटिवेट करने के लिए बोला कि अगर आप ये काम करेंगे ना तो आपको इतना एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, ठीक है। दूसरा क्या है? आवित्तीय सेवाएं, आवित्तीय प्रेरणाएं, जैसे प्रशंसा। देखो किसी का कोई अच्छा काम किया तो वेरी गुड, बहुत अच्छा काम किया, तो खुश हो जाता है कि वाह मेरा प्रशंसा हो गया, होता है ना। अकेले भले आपको फील ना हो, लेकिन 10 लोगों के बीच बोल देगा तो थोड़ा सा लगता है। दूसरा क्या है? पहचान। तीसरा क्या है? काम करने की स्वतंत्रता, कि आप अच्छे काम करें, चलो आप अपने हिसाब से काम कर लो, ठीक है। आदि भी कुछ स्थितियों में प्रभावशील होती है। उसके बाद है 5वां पॉइंट आपका कंट्रोलिंग यानी कि नियंत्रण। नियंत्रण कार्य में सभी अनुवर्ती क्रियाएं शामिल होती है जो योजना के पथ पर वास्तविक प्रगति को बनाए रखती है। यह प्रबंध का अंतिम कार्य है। कौन सा अंतिम कार्य है? कंट्रोलिंग, नियंत्रण, है ना। जिसमें प्रबंधक योजनाबद्ध प्रगति के साथ वास्तविक प्रगति की क्या करता है? तुलना करने का प्रयास करता है कि जो हम प्लान किए हैं और जो आप काम कर रहे हैं वो सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। नियोजन प्रबंध के लिए आधार प्रदान करता है। क्या करता है? आधार, बेस प्रदान करता है, ठीक है, कि आपको इसके अकॉर्डिंग ही काम करना है, ठीक। और नियंत्रण नियोजन का अर्थ को सार्थक बनाता है। एक कुशल नियंत्रण प्रणाली नुकसान होने से पूर्व सुधारात्मक कार्यवाही शुरू करने के लिए पहले से ही विचलन का पूर्वानुमान करती है। नियंत्रण के कार्य में यदि वास्तविक प्रगति और स्थापित मानकों का एक दूसरे के साथ मेल नहीं खाता है तो प्रबंधक विचलन के कारकों का पता लगाने की कोशिश करता है और सुधारात्मक सुझाव करता है, ठीक है। जैसे मान लो हम कोई प्लानिंग किए, मेरा कुछ उद्देश्य है, अब उस उद्देश्य के लिए हम बाकी लोगों को काम पे लगाए और हम देखेंगे नहीं कि काम मेरा उस उद्देश्य के अकॉर्डिंग काम हो रहा है कि नहीं, तो पता चला सब गड़बड़ होकर बराबर हो गया, फिर देखे तो कुछ कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। और बीच बीच में देखते रहे तो अगर गड़बड़ हो रहा है तो हम उसको सुधार करवा सकते हैं। निष्कर्ष के रूप में नियंत्रण प्रक्रिया में 5 मुख्य तत्व। पहला है प्रगति, मानकों की स्थापना, मानकों के साथ वास्तविक प्रगति की तुलना, वास्तविक प्रगति का माप, विचलनों का विश्लेषण और सुधारात्मक कार्यवाही करना। विभिन्न स्तरों पर प्रबंध के कार्य। अब सुनिएगा ध्यान से इसको, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? नहीं ना? घर में जाके सबको रीडिंग करना है खुद से, है ना। एक बार खुद भी पढ़ना है, क्योंकि आप सिर्फ सुनने के लिए तो नहीं आ रहे, सीखना भी तो है ना। देखिए यह बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, सुनिएगा यहां से। प्रत्येक स्तर पर प्रबंधकों को सभी 5 प्रबंधन कार्यों को करना होता है। हालांकि एक कार्य की एक तुलनात्मक महत्व तो हर स्तर पर अलग होते हैं। उदाहरण के लिए नियोजन उच्च स्तर पर प्रबंधक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। मध्यस्तरीय प्रबंध कर्मचारियों के नियुक्तिकरण पर केंद्रित है और निम्न स्तरीय प्रबंध निर्देशन और नियंत्रण पर केंद्रित है, क्योंकि यह निर्देश देता है और श्रमिकों की प्रगति का विश्लेषण करता है।
ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है उच्च स्तरीय में क्या क्या होता है, नियोजन और संगठन, मध्य स्तरीय में क्या होता है, नियुक्तिकरण, और निम्न स्तरीय में क्या होता है, निर्देशन और नियंत्रण। ये याद रखिएगा। 3 स्तर 3 लेवल देखे ना हम लोग। मैनेजमेंट का कितना लेवल था, कितना लेवल था मैनेजमेंट का, 3 लेवल। पहला कौन था, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। टॉप लेवल में क्या क्या आएगा, प्रबंध के कौन कौन से कार्य आएंगे, प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग। स्टाफिंग किस में आएगा, मिडिल में। और 2 नीचे बच गया आपका क्या, कंट्रोलिंग, ये क्या था, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, वो किस में आएगा, लोअर में। तो ये स्टेप से आपको याद भी रखना है, ठीक है। उसके बाद एक चीज और आता है, समन्वय, जिसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है सारे कार्यों को एक सूत्र में पिरो के रखना, जोड़ के रखना, क्योंकि सब कार्य हो रहा है लेकिन अलग अलग हो रहा है, किसी के बीच कॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है, तो काम चलेगा, वैसे नहीं चलेगा। तो सबको मिला के रखने का काम करता है, समन्वय करता है, कोऑर्डिनेशन करता है, ठीक है। अब ये कोऑर्डिनेशन क्या है, इसके बारे में समझते हैं। देखिए, समन्वय का अर्थ ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समन्वय वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक प्रबंधक विभिन्न विभागों की गतिविधियों को समक्रमित करता है, ठीक है। समन्वय का अर्थ संस्था की गतिविधियों और संसाधनों के बीच क्या है, सामंजस्य बनाना है। समन्वय वह बल है जो प्रबंध के सभी अन्य कार्यों को क्या करता है, बांधता है, क्योंकि संस्था के विभिन्न विभाग स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं और संस्था के कामकाज में निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए उनकी गतिविधियों को एकीकृत करने की आवश्यकता होती है। सब अपना अपना अलग अलग तरीके से काम कर रहा है, मेलजोल हो ही नहीं रहा है, तो फिर हमारा लक्ष्य पूरा होगा क्या, नहीं होगा। तो वैसे कंडीशन में किसकी आवश्यकता होती है, समन्वय की। और ये समन्वय क्या करता है, जोड़ने का काम करता है, एकीकृत करने का काम करता है सारे प्रबंध के किसके, सारे कार्यों को, ठीक है। समन्वय की परिभाषा, समन्वय प्रबंध का क्या है, सार है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में आपको देखने को मिलेगा ये, ठीक है। प्रबंध क्या है, समन्वय का सार है जो निर्धारित सामूहिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए व्यक्तिगत प्रयत्नों में सामंजस्य स्थापित करता है। कौन बोला, कुंटस तथा ओ डॉलिन, ठीक। समन्वय निर्धारित समय की प्राप्ति के लिए प्रयत्नों का नियमित समाकलन है ताकि निष्पादन की उपयुक्त मात्रा, समय तथा संचालन की क्रियाओं में सामंजस्य एवं एकता स्थापित हो सके। कौन बोल रहा है, जॉर्ज आर टैरी, ठीक है। आगे सुनिए, और अभी 2 देखे ना हम लोग, तीसरा देखिए। समन्वय किसी संस्था की सभी क्रियाओं में समरसता स्थापित करता है ताकि उसका कार्य सुविधाजनक ढंग से सफलतापूर्वक चलता रहे। कौन बोल रहा है, ये हेनरी फेयोल। समन्वय के तत्व क्या है, तो समन्वय के प्रमुख तत्व निम्नलिखित हैं, देखिए। पहला है आपका एकीकरण एवं सहयोग। प्रत्येक संस्था में विभिन्न व्यक्ति एवं विभिन्न विभाग कार्यरत होते हैं, इसकी क्षमता, आवश्यकता एवं योग्यता में अंतर होता है, ठीक है। समन्वय इनमें पारस्परिक तालमेल एवं सहयोग स्थापित करता है ताकि संस्था के निर्धारित उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। दूसरा है आपका ये संतुलन यानी कि बैलेंसिंग। संस्था में कार्यरत विभिन्न व्यक्तियों एवं विभागों में प्रभावी संतुलन स्थापित करना समन्वय का क्या है, प्रमुख तत्व है। व्यक्तिगत कर्मचारियों विभागों के लक्ष्य निर्धारित करके उनकी क्रियाओं को भी एक सूत्र में बांधना ताकि संस्था के निर्धारित उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके, समन्वय का महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। और लास्ट में है अनुसूचीयन यानी कि शेड्यूलिंग लिखा हुआ है। संस्था में संपन्न की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं का क्रम एवं समय निर्धारित करना अनुसूचीयन कहलाता है। यह भी समन्वय का महत्वपूर्ण तत्व है, ठीक है। समन्वय की विशेषताएं देखते, देखिए। समन्वय एक दूसरे पर क्या है, निर्भर गतिविधियों के बीच समरसता प्राप्त करने की प्रक्रिया। समन्वय की विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला है सभी प्रबंधकों की जिम्मेदारी, ठीक। समन्वय संस्था के सभी प्रबंधकों की जिम्मेदारी है। यह सभी 3 स्तरों पर समान रूप से आवश्यक है, उच्च स्तर, उच्च, मध्य और निम्न स्तर। सभी स्तरों पर प्रबंधकों को यह सुनिश्चित करने के लिए कि कार्य योजना के अनुसार आगे बढ़ रहा है, अपने अधीनस्थों आदि के साथ समन्वय करना होता है, ठीक है। दूसरा है आपका यह सामूहिक प्रयासों को एकीकृत करता है। समन्वय एक अवधारणा है जो सामूहिक प्रयासों से संबंधित है।
देखिए, व्यक्तिगत प्रयास से नहीं, जब कई व्यक्ति एक साथ काम करते हैं तो सुव्यवस्था का होना आवश्यक हो जाता है। निष्पादन के उचित समय और गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए समन्वय के माध्यम से सामूहिक प्रयासों को समक्रमिक किया जाता है ताकि संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। ठीक है। दूसरा है समन्वय सर्वव्यापी कार्य है। समन्वय वह कार्य है जो प्रबंध के सभी स्तरों और संस्था के सभी विभागों में आवश्यक है। संस्था के समान उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न विभाग जैसे खरीद, उत्पादन, बिक्री आदि के कामों को उचित रूप से समन्वित किया जाना चाहिए। उसके बाद है निरंतर प्रक्रिया, कंटिन्यूअस प्रोसेस है ये। ठीक है। समन्वय एक बार का काम नहीं है, अपितु यह एक निरंतर प्रक्रिया जो लगातार चलता रहता है। ठीक है। इसकी आवश्यकता प्रत्येक चरण पर महसूस किया जा सकता है क्योंकि यह नियोजन चरण पर शुरू होती है और नियंत्रण तक जारी रहती है। समन्वय प्राप्त करने के लिए अधिकारियों को लगातार काम करना होता है। व्यवसाय की विभिन्न गतिविधियों के बीच समन्वय बनाए रखना प्रबंधकों का महत्वपूर्ण कार्य है या निरंतर बने रहना चाहिए। ठीक है। उसके बाद है प्रयासों में एकता। देखिए, बस 2 ही पॉइंट और पढ़ेंगे, बाकी का कल पढ़ेंगे। ठीक है। अभी प्रयासों में एकता देखना है ना। इसका उद्देश्य प्रयासों की एकता को सुनिश्चित करना है। प्रबंधक को सामूहिक प्रयासों को एक समान लक्ष्य के लिए निर्देशित करना चाहिए। विवादित प्रयास संस्था के उद्देश्यों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। प्रयासों की एक रास्ता के लिए समान लक्ष्यों की समझ और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय की आवश्यकता होती है। उसके बाद है सोच समझकर किया गया कार्य। प्रबंध अलग अलग व्यक्तियों के प्रयासों को सोच समझकर और सावधानी के साथ समन्वित करता है। कर्मचारियों के बीच किसी भी अव्यवस्था या परेशानी के बिना समन्वय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कुशलतापूर्वक एवं प्रभावी ढंग से काम करने की दिशा प्रदान करता है। तो यहां तक हम लोग देख लिए। क्या क्या पढ़े आज बताइए। ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट से हम लोग स्टार्ट किए थे ना। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट में क्या क्या देखे? इसके मतलब संगठनात्मक उद्देश्य के अंतर्गत हम लोग 3 चीज देखे हैं। सर्वाइवल देखे, प्रॉफिट देखे और ग्रोथ देखे। उसके बाद फिर क्या था? उसके बाद सामाजिक उद्देश्य देखे। इसमें से क्या क्या देखे? इन्वायरमेंटल एंड नेशनल ऑब्जेक्ट्स देखे। उसके बाद वेलफेयर स्कीम देखे, कस्टमर सेटिस्फेक्शन देखे और बेटर ह्यूमन रिलेशन देखे। उसके बाद तीसरा क्या देखे? इंडिविजुअल या पर्सनल ऑब्जेक्टिव देखे। इसमें क्या क्या था? इकोनॉमिक नीड्स था, नीड फॉर रिवार्ड एंड रिकॉग्नाइजेशन था और हायर लेवल नीड्स था। गुड। उसके बाद क्या देखे? प्रबंध का महत्व देखे। इसमें क्या क्या देखे हम लोग? प्रबंध कुशलता को बढ़ाता है ना, मैनेजमेंट इंक्रीज इफिशियंसी। उसके बाद क्या देखे? प्रबंध सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है, मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। उसके बाद है राष्ट्र के विकास में सहायक, हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। उसके बाद है रोजगार के अवसर का बढ़ाना, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। प्रबंध एक परिवर्तनशील वातावरण बनाता है, मैनेजमेंट क्रिएट्स ए डायनेमिक इन्वायरमेंट्स। और प्रबंध व्यक्तिगत उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करता है, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद क्या देखें? व्यवसाय और समाज दोनों के लिए प्रबंध लाभदायक है, बेनिफिशियल टू बोथ बिजनेस एज वेल एज सोसाइटी। उसके बाद हम लोग क्या देखे? प्रबंध के स्तर देखे। प्रबंध के कितने स्तर देखे? 3 स्तर देखे। कौन कौन सा? टॉप लेवल, मिडिल लेवल, गुड। टॉप लेवल में क्या क्या देखे? कौन कौन आता है? चेयरमैन आता है, संचालक मंडल आता है और प्रबंधन संचालक आता है ना। यही था ना। उच्च स्तरीय प्रबंध के कार्य क्या क्या देखे हम लोग? वो देख लिए। अभी दोबारा पढ़ेंगे तो टाइम चला जाएगा। इसको दोबारा से आपको घर में रिवीजन करना है। अभी सिर्फ एक ओवरव्यू ले रहे हैं कि क्या क्या हम लोग अभी पढ़े हैं। उसके बाद मध्य स्तरीय प्रबंध देखे। इसके अंतर्गत कौन कौन था? तो प्रबंध इसमें था आपका खरीद विभाग के प्रमुख होते हैं, बिक्री विभाग के प्रमुख होते हैं, है ना। हाँ। और फिर उसके बाद हम लोग क्या देखे? लास्ट लोअर लेवल। इसके अंतर्गत क्या था? पर्यवेक्षक और फॉरमैन।
इसके बाद हम लोग क्या देखें, फिर प्रबंध के कार्य देखें। ठीक है, प्रबंध के कार्य में क्या क्या देखें, कितना कार्य देखें, प्रबंध के कितने कार्य देखे भी, देख के नहीं बताइए, ऐसी कोशिश करिए बताने का। कौन कौन सा? 5 था। पहला था प्लानिंग, दूसरा ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा स्टाफिंग, चौथा डायरेक्टिंग और पांचवा डायरेक्टिंग के अंदर हम लोग 4 चीज देखे, सुपरविजन देखे, लीडरशिप देखे, मोटिवेशन देखे और कम्युनिकेशन देखे, है ना। हाँ, ये सब देखे। उसके बाद और क्या पढ़े हम लोग, ये जो लेवल है प्रबंध के लेवल, वो किस स्तर पे कौन करता है ना। तो देखिए हम लोग क्या, हायर लेवल पे नियोजन और संगठन होता है, यानी कि प्लानिंग और स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग। स्टाफिंग होता है आपका मिडिल पे, और निम्न पे क्या होता है, निम्न स्तरीय पर डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। हाँ, उसके बाद हम लोग क्या देखे, समन्वय देखे। क्या था, समन्वय प्रबंध का क्या है, सार है, ये प्रत्येक स्तर पे काम करता है। उसके बाद इसका विशेषताएं देखे हम लोग, एलिमेंट देखे हैं, और क्या था, बस इतना ही देखे, विशेषताएं तक ही देखे ना। अब बाकी के जो क्लासेस है, समन्वय का महत्व, आवश्यकता और लाभ, ये नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आपका होमवर्क है, इसको दोबारा से क्या करना, रीड करके आना, जो पॉइंट नहीं समझ में आया उसको टिक लगा के लाइएगा और पूछिएगा। अभी जितना पार्ट हम लोग पढ़े हैं उससे कुछ ये क्या बोलते हैं, एमसीक्यूज करके देखते हैं, 1-2, है ना। उसके बाद इसको यही समाप्त करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट डे। चलिए देखते हैं। अभी देखिए एक क्वेश्चन है यहाँ पे, प्रबंध है ना। पहला ऑप्शन है कला है, विज्ञान है, बोध है और प्रोफेशन है। क्या है ये, दोनों है, कला और विज्ञान दोनों है, पढ़े थे ना। उसके बाद है दूसरा, ये पंक्ति के प्रबंधक किस प्रबंधकीय स्तर पर आते हैं, लोअर लेवल, हायर लेवल, टॉप लेवल और इनमें से कोई नहीं। प्रथम पंक्ति के वो किस में आएंगे, लोअर लेवल में आएंगे, मिडिल में आएंगे, हायर में आएंगे और इनमें से कोई नहीं। बोलिए, सोच के बोलिए, गलत सलत नहीं बताइए। किस में आएंगे, टॉप लेवल, प्रथम तो उसी में आएंगे ना। प्रबंध कला है, ठीक है, सुनिए ध्यान से। प्रबंध कला है स्वयं काम करने की, दूसरों से काम कर लेने की, स्वयं काम करने और दूसरे से काम, दोनों के और उपयुक्त में से कोई नहीं। दोनों के लिए मतलब इसका सी होगा करेक्ट। और एक और क्वेश्चन देखते हैं, छोड़िए इतना ही देखते हैं, नेक्स्ट आप लोग घर से खुद भी करके आइएगा, बाकी फिर दोबारा नेक्स्ट क्लास में इसको रिवीजन करवाएंगे। ठीक है, यही इसको समाप्त करते हैं।